हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास कक्षा 12 का रसायन विज्ञान, और उसमें हम पढ़ रहे हैं रिवीजन 2025-26 के लिए। ये आज हमारे पास लेक्चर नंबर 3 है। 2 लेक्चर हो चुके हैं हमारे रिवीजन के, और विलियन वाले चैप्टर का ये दूसरा लेक्चर है रिवीजन का। ठीक है, तो अब तक हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं रिवीजन में, और विलियन वाले चैप्टर का ये दूसरा लेक्चर है। एक लेक्चर हो चुका है। और इससे पहले हमने जो रिवीजन का जो बैच स्टार्ट किया था, इसमें जो सबसे पहला लेक्चर था वो था जो टॉपर्स हैं, टॉपर्स बच्चे हैं, उनके लिए रिवीजन का चार्ट कैसा होता है, क्या क्या कंटेंट हर एक यूनिट में होना चाहिए, जिससे हर एक यूनिट का रिवीजन 5 मिनट में हो जाए। और आज हमारे पास इसी सीक्वेंस में विलियन के रिवीजन का तो दूसरा लेक्चर है, और हमारा जो रिवीजन है 2025-26 का, उसका लेक्चर नंबर 3 है। इसी क्रम में हम आज की पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, और आज हमें 2 और 3 नंबर वाले क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। और एक बात का आपको पता ही है कि हमने पहले भी जब हम फ्रेश लेक्चर पढ़ रहे थे, जब हम पढ़ रहे थे इस चैप्टर को, तो इस चैप्टर में भी हमने क्या किया था। चैप्टर में जैसे थ्योरी कंप्लीट होती है, तो थ्योरी कंप्लीट होने के बाद हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और एनसीईआरटी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करते हुए आ रहे थे सिलेबस में। तो एक तरीके से ये डबल रिवीजन है। रिवीजन जो है, इन क्वेश्चंस को आप पहले भी कर चुके हो, और फिर दोबारा से इन क्वेश्चंस को कराया जा रहा है। देखो, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है 2 अंक वाले। आपको बिल्कुल ध्यान से समझते रहना है बस। ठीक है। और वैसे जो बच्चे कर चुके हैं पूरे सिलेबस को, उनके लिए तो बहुत बढ़िया चीज़ है ये, बहुत ही बढ़िया। इसमें देखो बेटे, पहला क्वेश्चन है यहाँ हमारे पास। पहला क्वेश्चन है, मोलरता को उदाहरण सहित समझाइए। तो मोलरता तो आपको पता ही है। किसी भी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। ठीक है। विलयन के 1 लीटर, इन्होंने सिर्फ परिभाषा पूछी है उदाहरण सहित। तो मोलरता एम क्या परिभाषा बनेगी? किसी निश्चित ताप पर प्रति लीटर विलयन, यानी 1 लीटर विलयन में घुलित या विलेय या घुलनशील या उपस्थित पदार्थ के मोलों की संख्या को उस ताप पर उस विलयन की मोलरता कहा जाता है। मोलरता की इकाई क्या होती है? मोल प्रति लीटर। और आप इसे अपनी सरल भाषा में लिख सकते हो, जैसे मैंने आपको नोट्स में लिखवा रखा है कि 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। जैसे यहाँ एक उदाहरण भी इन्होंने पूछा था, तो उदाहरण दिया है 0.2 मोलरता का तात्पर्य यह है कि विलेय के 0.2 मोल को 1 लीटर विलियन में घोला गया है, या विलेय के 0.2 मोल 1 लीटर विलियन में घुले हुए हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, मोल प्रभाज से आप क्या समझते हैं, समझाइए। या मोल अंश से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। अथवा मोल प्रभाज को उदाहरण द्वारा समझाइए। अथवा निम्न पदों की परिभाषा कीजिए। एक तो मोल अंश या मोल प्रभाज, इसे अणु भिन्नांक भी कहते हैं, और एक मोललता। ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार आते हैं, मोल प्रभाज भी आता है और मोललता भी। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मोल प्रभाज की। मोल प्रभाज को आप मोल अंश भी कह सकते हो, मोल फ्रैक्शन कह सकते हो, ठीक है, अणु भिन्नांक भी कह सकते हो। तो मोल प्रभाज का मतलब यह है कि किसी भी विलयन में आपका कोई भी घटक है, और उस घटक का आपको मोल प्रभाज निकालना है। तो जिस घटक का मोल प्रभाज निकालना है, उस घटक के मोलों की संख्या और बटे में कुल मोलों की संख्या। तो किसी भी विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। ये बात आपको सिखा रखी है। तो यदि हम मोल प्रभाज या मोल अंश की बात करते हैं, तो एक विलयन में किसी घटक विशेष का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। इसे x या चाई से व्यक्त करते हैं। और एक घटक का मोल प्रभाज किसके बराबर होता है? घटक के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। जैसे हमारे पास एक उदाहरण है, 1 मोलल विलयन में विलेय के मोल प्रभाज की गणना। ठीक है। 1 मोलल विलयन है, उसमें विलेय का मोल प्रभाज बताना है। तो आपको पता है 1 मोलल विलयन से अभिप्राय यह है कि विलेय का 1 मोल 1000 ग्राम विलायक यानी जल में घुला है। तो विलेय का मोल प्रभाज यदि निकालना है, तो विलेय के मोल तो ऊपर लिखने पड़ेंगे, और बटे में विलायक के मोल प्लस विलेय के मोल, तभी तो बटे में कुल मोल आएंगे।
ठीक है। ऊपर तो यदि विलेय का मोल प्रभाज निकालना है तो विलेय के मोल तो लिखो ऊपर और बटे में लिखो कुल मोल। कुल मोल का मतलब विलायक के भी मोल और विलेय के भी। अब विलायक यानी जल के मोल कैसे निकलेंगे? भार बटे अणुभार से। तो ये आगे 55.56 या 55.55 आप कह सकते हो। अतः विलेय का मोल प्रभाज, भाई विलेय का मोल कितना है? 1। विलायक का 55.56 है और विलेय का मोल, यहाँ देखो आप एक बात समझ रहे होंगे, विलेय के मोल कितने हैं? 1 हैं। और विलायक के मोल कितने हैं? 55.56। और विलेय के मोल यहाँ प्लस के बाद भी तो लिखना है 1। तो ये आ जाएगा 1/56.56 जो लगभग आ जाएगा 0.0176, जिसे आप कह सकते हो यदि यहाँ तक आप राउंडिंग करोगे ना, यहाँ तक इसका निकटन या सन्निकटन करोगे तो जिस अंक को आप छोड़ रहे हो वो 5 से बड़ा है, इसलिए यहाँ एक बढ़ा के लिखोगे, 7 की जगह क्या लिखोगे? 8। ठीक है, तो आप इसे 0.018 लिख सकते हो या फिर 0.0176 भी लिख सकते हो। मोल प्रभाज का कोई मात्रक नहीं होता, ध्यान रखना, क्योंकि इसमें ऊपर भी मोल है नीचे भी मोल है। ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज इन्होंने पूछी थी मोललता। मोललता का आपको पता ही है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। तो मोललता को हम प्रदर्शित करते हैं स्मॉल m से। तो विलायक के 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम में घुलित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। और मोललता निकालने का तरीका ये है, विलेय के मोल बटे विलायक का भार किलोग्राम में। ठीक है, आप लिख सकते हो विलेय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। और इसका आप फार्मूला ये भी लिख सकते हो, विलेय के मोल कैसे निकलेंगे? भार, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। ये तो हो गए विलेय के मोल। और विलायक का भार WA किस में? किलोग्राम में। ये ग्राम में है यहाँ ऊपर, इसे कहते हैं मोललता। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। जैसे एक उदाहरण है, 0.01 मोलल विलयन से तात्पर्य यह है कि विलेय के 0.01 मोल को 1 किलोग्राम विलायक में घोला गया है। अब वो विलायक ज्यादातर जल होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मोल प्रभाज किसे कहते हैं? अभी तो पढ़ लिया आपने मोल प्रभाज। किसी भी विलयन में किसी भी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। विलेय के मोल प्रभाज एवं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के संबंध का व्यंजक लिखिए। ये पूछ रहे हैं राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम यह है कि जब किसी भी विलायक में, किसी वाष्पशील विलायक में किसी अवाष्पशील विलेय को या पदार्थ को घोला जाता है तो विलायक के वाष्प दाब में होने वाला आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। विलायक के वाष्प दाब में जो आपेक्षिक अवनमन होता है वो ऐसे लिखवाया था, P - PS/P, और ये बराबर होता है मोल प्रभाज के किसके? विलेय के। ये राउल्ट का नियम ही तो है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, P - PS/P। P इस फार्मूले को P की जगह P0 भी लिख सकते हो आप, और PS की जगह P लिख सकते हो। ऐसे भी लिखा जा सकता है, कल भी मैं बता रहा था इस बारे में। तो विलायक के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन बराबर विलेय का मोल प्रभाज। और विलेय का मोल प्रभाज निकालना है तो विलेय के मोल बटे कुल मोल। ठीक है, Na लिख दूं पहले, Na, चलो NB + Na कर दो, एक ही बात है, ऐसे। ठीक है, ये है राउल्ट का नियम और यही संबंध है। तो वो तो आप मोललता की परिभाषा, मोल प्रभाज की परिभाषा तो लिख ही दोगे। अब ये है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन तथा विलेय के मोल प्रभाज में संबंध। ये राउल्ट का नियम ही है। यदि किसी वाष्पशील विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय घोला जाए तो विलयन के वाष्प दाब में, विलयन नहीं लिखना चाहिए, विलायक के वाष्प दाब में होता है आपेक्षिक अवनमन, विलयन नहीं लिखना चाहिए। तो विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित अवाष्पशील विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। देखो, P0 - P/P0 बराबर x2। आपको मैं एक बात और बता रहा हूं कि जब भी हम विलेय के बारे में कुछ भी बात करते हैं ना, विलेय के, चलो पहले विलायक की बात करते हैं। विलायक के बारे में आप कुछ भी बात कर रहे हो तो आप या तो A का प्रयोग करोगे विलायक के लिए, और या फिर आप प्रयोग करोगे 1 का।
विलायक के लिए ए या 1 का प्रयोग करोगे। जैसे यहाँ इन्होंने लिख रखा है 1 तो समझो विलायक है, और 2 लिख रखा है तो विलेय है। इसी तरीके से यदि विलेय की बात हम करते हैं तो विलेय के लिए भी आपको पता होना चाहिए कि भाई विलेय के लिए या तो बी का प्रयोग करते हैं और या फिर प्रयोग करते हैं 2 का। और यदि पूरे विलियन की बात हम करते हैं, पूरे विलियन की, तो पूरे विलियन के लिए आप या तो टी का प्रयोग करोगे या फिर कुछ भी प्रयोग नहीं करोगे। कुछ भी प्रयोग नहीं कर रहे तो जैसे यहाँ पी लिख दिया, पी के नीचे कुछ भी नहीं लिखा इन्होंने, तो इसका मतलब विलियन के वाष्प दाब की बात हो रही। ये बात ध्यान रखना, मतलब आपको ये बात मैंने फ्रेश लेक्चर्स में भी कई बार सिखाई है। मतलब ए और बी के बारे में तो कई बार बताया है, भले 2 के और 1 के बारे में कम बताया हो। तो यहाँ विलायक के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट, और ये x2 का मतलब विलेय का मोल प्रभाज। और विलेय का मोल प्रभाज निकालना है तो विलेय के मोल बटे कुल मोल, और विलेय के मोल निकालने हैं तो विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, और यहाँ विलायक का भार बटे विलायक का अणुभार, विलेय का अणुभार बटे विलेय का विलेय का भार बटे अणुभार। अब इस चीज का पता है आपको कि यहाँ से हम N2 को नेग्लेक्ट कर देते हैं, मतलब यहाँ तो लिखने की जरूरत ही नहीं थी, यहीं से ही N2 को नेग्लेक्ट कर देते यदि आपके पास, क्योंकि तनु विलयनों के लिए N2 जो है ना बहुत छोटा होता है N1 से, यानी विलेय के मोलों की संख्या विलायक के मोलों की संख्या से बहुत कम होती है, इसलिए N2 को हर में छोड़ देते हैं हम। N2 को छोड़ दोगे तो क्या बचेगा, N2 बटे N1। ऊपर नहीं छोड़ना है क्योंकि वहां अकेला है, अकेले की तो वैल्यू होगी कुछ ना कुछ, N1 के सामने N2 की कोई वैल्यू नहीं, तो N2 अपॉन N1 लिखोगे आप। और N2 का मतलब क्या है, ये W2 बटे M2, और N1 का मतलब W1 बटे M1। बस M1 ऊपर चला जाएगा, M2 नीचे। यहाँ इन्होंने कैपिटल बना दिए, वहां स्मॉल बना रखे थे, चलो कोई बात नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि मोल प्रभाज कैसे निकलता है, N2 बटे N1 प्लस N2, तथा मोलों की संख्या भार बटे अणुभार से निकलती है। ये तो बात लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको, आपको पता है कि कैसे प्रदर्शित हमें करना है। और यहाँ एक चीज जरूर बतानी है, जब आप फार्मूला लिख दोगे तो उसके बारे में बताना है कि पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट का मतलब है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, x2 का मतलब है विलेय का मोल प्रभाज, पी नॉट तथा p का मतलब है, पी नॉट का मतलब है शुद्ध विलायक, और p का मतलब विलियन, इन दोनों के वाष्प दाब हैं। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब पी नॉट है और विलियन का वाष्प दाब p है। जब उसमें विलेय घोल देते हैं विलायक में तो विलियन बन जाता है वो। N1 तथा N2 क्या है, क्रम से विलायक और विलेय के मोलों की संख्या है। ठीक है, N1 की जगह आप Na भी इस्तेमाल कर सकते हो, N2 की जगह Nb भी इस्तेमाल कर सकते हो। W1 व W2 क्या है, क्रम से विलायक तथा विलेय के भार हैं। M1 व M2 क्या है, M1 व M2 विलायक व विलेय के अणुभार हैं। तो इस तरीके से आपको राउल्ट का नियम, हालांकि मैंने किसी द्रव में, वाष्पशील द्रव में जब अवाष्पशील विलेय को घोला जाता है तो वो राउल्ट का नियम मैंने बहुत बढ़िया तरीके से आपको पढ़ा रखा है। चलो आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी विलयन की मोलरता तथा मोललता के बीच अंतर को स्पष्ट कीजिए। मतलब मोलरता का मतलब क्या है, विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, और मोललता का मतलब क्या है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। तो मोलरता में तो हम देखते हैं 1 लीटर विलियन में कितने मोल घुले हुए हैं विलेय के, और मोललता में देखते हैं 1 किलोग्राम विलायक में कितने मोल घुले हुए हैं, यही तो डिफरेंस है। इनके मान तापक्रम में परिवर्तन के साथ किस प्रकार प्रभावित होते हैं। तो आपको पता है भाई, जब हम मोलरता की बात करते हैं तो मोलरता में तो आयतन की बात होती है, तो मोलरता के ऊपर तो आयतन का प्रभाव, मतलब मोलरता के ऊपर तो ताप का प्रभाव पड़ेगा। ताप बदलने से आयतन बदलेगा ना, तो मोलरता बदल जाएगी। जबकि मोललता में आयतन का कोई भी जिक्र नहीं आता है, तो मोललता यानी स्मॉल m के ऊपर ताप परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ये 2024 में पूछा गया है। यहाँ लिखा हुआ है मोलरता कैपिटल M और यहाँ लिखा हुआ है मोललता स्मॉल m। अब देखेंगे क्या डिफरेंस है। किसी निश्चित ताप पर 1 लीटर विलियन में घुले विलेय के मोलों की संख्या उस विलियन की मोलरता होती है। ठीक है, और किसी निश्चित ताप पर 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या उस विलियन की मोललता होती है। अब यहाँ नीचे उदाहरण दे दिया, जैसे दिया 0.25 m, NaOH का मतलब ये है, यह तात्पर्य है कि NaOH के 0.25 मोल 1 लीटर विलियन में घुले हैं। ठीक है,
और यदि 0.25 स्मॉल m NaOH विलियन से यह तात्पर्य है कि NaOH के 0.25 मोल 1 किलोग्राम जल में घुले हैं। 1 किलोग्राम विलायक में कह दो, 1 किलोग्राम विलायक में घुले हैं। दोनों का मतलब ये है, मतलब इसमें भी 0.25 मोल घुले हैं, इसमें भी 0.25 मोल, पर ये 0.25 मोल घुले में 1 लीटर विलियन में, और ये 0.25 मोल घुले में 1 किलोग्राम विलायक में यानी पानी में। ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा बताओ? ताप का प्रभाव पड़ेगा सिर्फ उसके ऊपर जिसमें आयतन की बात होती है, और वो है मोलरता। तो यदि हम ताप के प्रभाव की बात करते हैं तो मोललता ताप पर निर्भर नहीं करती है, जबकि मोलरता ताप पर निर्भर करती है, क्योंकि आयतन ताप पर निर्भर करता है जबकि द्रव्यमान नहीं। तो जब ताप बदलेगा तो आयतन बदलेगा, और आयतन बदलेगा तो मोलरता प्रभावित होगी। ठीक है बेटे, चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रवों में विलेयता में हमेशा कमी आने की प्रवृत्ति क्यों होती है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है और 2025 में भी पूछा गया है। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। मतलब गैसों की द्रव में विलेयता क्यों घट जाती है ताप बढ़ाने पर? इसका कारण यही है कि जब भी किसी गैस को आप द्रव में घोलते हो तो गैस घुल तो जाती है, पर इसमें डेल्टा एच का मान ऋणात्मक होता है। डेल्टा एच का मान क्या होता है? ऋणात्मक। यानी हम कह सकते हैं कि साथ में ऊष्मा निकलती है, प्लस करके क्यू लिख सकते हो आप। ऊष्मा निकलती है, किसी भी गैस के द्रव में घुलने पर ऊष्मा उत्सर्जित होती है, यानी ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में यदि आपने ताप बढ़ा दिया, मान लो आप ताप बढ़ा रहे हो, ताप बढ़ाने का मतलब क्यू का मान आप बढ़ा रहे हो, ऊष्मा दे रहे हो उसे, ऊष्मा दोगे तो लासतालीय नियम के अनुसार ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी, जिसकी वजह से आपकी घुलनशील गैस तो कम होगी और गैस द्रव से अलग ज़्यादा होगी, यानी ये रिएक्शन इस दिशा में चलेगा यदि आपने ताप बढ़ाओगे। समझ रहे हैं ना? तो गैस की विलेयता ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। देखो ऊष्मा निकलती है इसमें बाहर, क्योंकि ताप में वृद्धि हो रही है, अतः ला-शातेलिय सिद्धांत के अनुसार साम्य प्रतीप दिशा की ओर अग्रसर होगा, यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में विपरीत दिशा में साम्य अवस्था स्थापित हो जाएगी, जिससे ताप में कमी हो जाए। इस बात को लिखने की जरूरत नहीं है, जिससे ताप में कमी हो जाए। इसके कारण द्रव में गैस की विलेयता में कमी आ जाती है। आपको इस बात को बहुत अच्छे तरीके से बता रखा है कि जब भी किसी गैस को द्रव में घोलते हो ना, तो गैस की द्रव में घुलनशीलता एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इसमें ऊष्मा निकलती है और आप ऊपर से ऊष्मा देने की बात कर रहे हैं। ऊष्मा दोगे तो रिएक्शन जो है उसका स्पीड बैकवर्ड डायरेक्शन में फास्ट हो जाएगा, और बैकवर्ड डायरेक्शन में फास्ट हो रहा है, इधर को रिएक्शन का स्पीड फास्ट हो रहा, तो इसका मतलब साफ है कि गैस अलग होगी ना कि घुलेगी, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो वो घुलती है और बैकवर्ड डायरेक्शन में वो अलग होगी। नेक्स्ट अगला देखो क्वेश्चन क्या है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, ग्लूकोज के जलीय विलयन का वाष्प दाब जल की अपेक्षा कम क्यों होता है? यदि शुद्ध जल लोगे तो उसका वाष्प दाब ज़्यादा होगा, और यदि उस शुद्ध जल में आपने ग्लूकोज घोल दिया तो वाष्प दाब जल का घट जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज घोलने से कणों की संख्या बढ़ जाएगी और कणों की संख्या बढ़ने से वाष्प दाब में कमी आती है, जिसे आप कहते हो वाष्प दाब का अवनमन। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है शुद्ध जल में संपूर्ण सतह जल के अणुओं द्वारा घिरी होती है। यदि शुद्ध जल है तो उसका जो, जिस बर्तन में आपने शुद्ध जल भर रखा है, उस बर्तन का जो ये स्वतंत्र तल होगा पानी का, उसमें सारे अणु किसके होंगे? जल के होंगे। और यदि उसमें आपने ग्लूकोज घोल दिया तो स्वतंत्र तल पर सारे अणु जल के ना होकर कुछ अणु ग्लूकोज के भी होंगे, तो वाष्पन की दर या वाष्पन की टेंडेंसी घट जाएगी। ये कारण आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। शुद्ध जल में संपूर्ण सतह जल के अणुओं द्वारा घिरी होती है। जब एक अवाष्पशील विलेय जैसे ग्लूकोज, उदाहरण ग्लूकोज, जल में घोला जाता है तो सतह पर विलेय के अणु जल के कुछ अणुओं को प्रतिस्थापित करके उनका स्थान ग्रहण कर लेते हैं। यानी पहले जब खाली पानी था तो सतह पर पानी के ही अणु थे, अब आपने उसमें ग्लूकोज घोल दिया, तो ग्लूकोज घोल दिया तो सतह पर जल के अणुओं के स्थान पर कुछ जगह ग्लूकोज के अणु आ जाएंगे। इससे जल के अणुओं द्वारा
घिरी सतह के क्षेत्रफल में कमी आ जाती है। इसके कारण सतह से पलायन करने वाले जल के अणुओं की संख्या में कमी आ जाती है। पहले तो सारे जल ही जल के अणु थे सतह पर, अब कुछ अणु ग्लूकोज के हो गए तो जल के अणुओं की संख्या घट गई। फलतः ग्लूकोज के जलीय विलयन का वाष्प दाब घट जाता है। आप इस कॉन्सेप्ट को लिख सकते हो। इसका मेन जो रीजन है वो वही है कि जब हम कणों की संख्या बढ़ा देते हैं तो कणों की संख्या बढ़ने से प्रत्येक कण पर ऊर्जा का मान घट जाता है, और प्रत्येक कण पर ऊर्जा का मान घटेगा तो वाष्प दाब घटेगा। इसलिए होता है ऐसा, क्योंकि वाष्प दाब एक अणु संख्या गुणधर्म है ना। वाष्प दाब एक ऐसा गुण है जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, अल्कोहल एवं जल के एक विलयन में आणविक अन्योन्य क्रिया की क्या भूमिका है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एनसीईआरटी का, कि आपके पास अल्कोहल और जल का एक विलयन है, उसमें आणविक अन्योन्य क्रिया की भूमिका बताओ क्या है। मतलब किस तरह का उनमें इंटरेक्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है जब आप पानी में अल्कोहल को घोल देते हो। आपको पता है कि अल्कोहल के अणु पानी के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, इसलिए वे घुल रहे हैं आपस में। ठीक है, देखो क्या मतलब है यहाँ, क्या लिखना है हमें। हमें लिखना है अल्कोहल तथा जल दोनों के अणुओं के मध्य उपस्थित हाइड्रोजन आबंध अणुओं के मध्य उपस्थित अन्योन्य बलों में से एक होता है। यानी जब आप पानी के अंदर अल्कोहल को घोलते हो तो अल्कोहल के अणु और पानी के अणुओं के बीच में जितने भी यहाँ लिखा हुआ है ना अन्योन्य बल, अन्योन्य बल का मतलब यह है कि किस किस तरह के बल लग रहे हैं। उन बलों में से एक मुख्य हाइड्रोजन बॉन्ड है। कौन सा है? हाइड्रोजन बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब आकर्षण बल ही तो होता है, बंध का मतलब। जब अल्कोहल तथा जल परस्पर मिलाए जाते हैं, परस्पर माने आपस में, तो अल्कोहल तथा जल के अणुओं के मध्य नए हाइड्रोजन आबंध बनते हैं। ठीक है, वैसे आपको पता है कि जल के अणुओं के बीच यदि एक बर्तन में खाली पानी है ना, पानी यानी H2O, तो पानी के अणु भी तो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, आपको पता है। और यदि एक बर्तन में खाली अल्कोहल है तो अल्कोहल के अणु भी आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़े होंगे। समझ रहे हैं ना? वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं और अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स भी आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। पर आपने पानी में अल्कोहल को घोल दिया तो क्या हो रहा है कि अल्कोहल और पानी के अणुओं के बीच आपस में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो यहाँ वही लिखा हुआ है, तो अल्कोहल तथा जल के अणुओं के मध्य नए हाइड्रोजन आबंध बनते हैं, परंतु ये आबंध पूर्व आबंधों की अपेक्षा दुर्बल होते हैं। मतलब यदि कोई हाइड्रोजन बॉन्ड पानी और पानी के अणु के बीच बन रहा ना, और यदि कोई हाइड्रोजन बॉन्ड अल्कोहल और अल्कोहल के अणुओं के बीच बन रहा, तो वो वाला हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा मजबूत है। पर यदि कोई हाइड्रोजन बॉन्ड पानी और अल्कोहल के अणु के बीच में बन रहा, तो वो उतना मजबूत नहीं है, जिसके कारण अल्कोहल तथा जल के अणुओं के मध्य आकर्षण बलों का परिमाण कम होता है। इसलिए क्या होता है कि अल्कोहल और जल के अणुओं के बीच जो नए हाइड्रोजन बॉन्ड बने वे उतना मजबूत नहीं है वो बॉन्ड, जितना वाटर और वाटर के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा मजबूत था, और अल्कोहल के अणुओं के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड था वो ज्यादा मजबूत था। अब जो नए हाइड्रोजन बॉन्ड बने वे पानी और अल्कोहल के बीच बने वे इतने मजबूत नहीं है, तथा विलियन राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। तो आपको पता है कि ऐसी स्थिति में क्या होता है, धनात्मक विचलन हमें देखने को मिलता है। तो अल्कोहल को जब भी आप पानी में घोलोगे तो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन आपको देखने को मिलेगा। इसके कारण विलयन का वाष्प दाब बढ़ जाता है तथा क्वथनांक घटता है। तो वाष्प दाब बढ़ जाएगा और क्वथनांक घट जाएगा। यहाँ विलयन नहीं विलायक लिखना चाहिए, विलायक माने पानी। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, देखो वाष्प दाब जो गुण है ना बेटे वो विलायक का है। वाष्प दाब गुण विलायक का है, ये ध्यान रखना। विलायक के वाष्प दाब में ही कमी आती है। विलयन के घोलने से कमी भी आएगी या फिर वृद्धि होगी। यदि आप पानी में अल्कोहल को घोल दोगे तो वाष्प दाब बढ़ जाएगा। ठीक है, चलो 1 मिनट। चलो आगे चलते हैं बेटे।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है राउल्ट का नियम समझाइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2025 में भी आया राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम, अब जब राउल्ट का नियम क्वेश्चन आता है ना, तो आपको यही लिखना, पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए और पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी, और टोटल प्रेशर, टोटल वाष्प दाब इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। यानी जब भी राउल्ट का नियम पूछा जाता है तो दो द्रव द्रव विलयनों का, द्रव द्रव का जो मिश्रण है, जो विलयन है, उसके लिए जो राउल्ट का नियम है वही देना है आपको, ये चीज ध्यान रखना। तो राउल्ट के नियम के अनुसार किसी दिए गए ताप पर विलयन के किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब P, इसके मोल प्रभाज x तथा शुद्ध अवस्था में इस घटक के वाष्प दाब P नॉट के गुणनफल के बराबर होता है। दो द्रवों A और B वाले आदर्श विलयन के लिए पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए और पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी, ऐसे लिख सकते हो आप। तो विलयन का कुल वाष्प दाब पी एस कितना हो जाएगा, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी हो जाएगा, क्योंकि पी ए प्लस पी बी होता है ना, पी ए का मान ये रहा, पी बी का ये रहा। पी ए और पी बी ए और बी के आंशिक दाब हैं। पी ए नॉट और पी बी नॉट क्रम से शुद्ध अवस्था में ए और बी के वाष्प दाब हैं। एक्स ए और एक्स बी क्रम से ए और बी के मोल प्रभाज हैं। आप फार्मूला जब भी लिखते हो तो उस फार्मूले में जिन संकेतों का प्रयोग आपने किया है वो बता देना चाहिए कि हमने कौन कौन से संकेत का प्रयोग किया है। उसके बाद आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। मोलल उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं? आपको पता है ना मोलल उन्नयन स्थिरांक का मतलब, आपके पास 1 किलोग्राम विलायक है, जैसे 1 किलोग्राम पानी है, और उसमें आपने विलेय का 1 मोल घोल दिया, तो विलेय का 1 मोल घोलने पर उसके विलायक के क्वथनांक में जितनी वृद्धि होती है ना, उसे कहते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, विलायक के 1000 ग्राम में विलेय का 1 मोल घोलना है आपको, और क्वथनांक जितना बढ़ जाएगा वो मोलल उन्नयन स्थिरांक होगा। और मोलल उन्नयन स्थिरांक जो है वो विलायक का गुण होता है, विलेय से कोई मतलब नहीं होता उसका। तो यहाँ लिखा हुआ है कि विलायक के 1000 ग्राम में यानी 1 किलोग्राम में विलेय पदार्थ के 1 मोल को घोलने पर क्वथनांक में होने वाली वृद्धि यानी उन्नयन, उन्नयन माने वृद्धि होता है, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान प्रत्येक विलायक के लिए स्थिर रहता है, मतलब ये विलायक का गुण है, चाहे विलेय पदार्थ कोई भी हो, विलेय से कोई मतलब नहीं होता। मोलल उन्नयन स्थिरांक के बी से प्रदर्शित करते हैं और ये विलायक का गुण है, क्योंकि जब विलायक में 1 मोल घोलते हैं तो उससे प्राप्त अणुओं की संख्या सदैव स्थिर रहती है। 1 मोल घोलने पर उतने ही अणु उसमें बढ़ेंगे, क्योंकि किसी भी पदार्थ का 1 मोल आप लोगे घोलने के लिए, तो 1 मोल तो किसी भी पदार्थ का ले लो, अणुओं की संख्या तो अवोगाद्रो संख्या के बराबर ही रहेगी। ऐसे थोड़ा ही है कि 1 मोल आपने चीनी का घोल दिया और 1 मोल आपने ग्लूकोज का घोल दिया, तो दोनों के 1-1 मोल घोलने से कणों की संख्या अलग अलग होगी, नहीं, 1 मोल है तो बराबर रहेगी कणों की संख्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं, इसका मोललता से क्या संबंध है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वथनांक में उन्नयन एवं मोललता में क्या संबंध है? आपको पता है क्वथनांक में उन्नयन जो होता है ना, वो अनुक्रमानुपाती होता है मोललता के, ये बात मैंने आपको कई बार पढ़ा रखी है। ठीक है, क्वथनांक है तो यहाँ बी लिख देंगे, और यदि हिमांक है तो यहाँ एफ लिख देंगे, एक ही बात है। तो क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टी बी, टी क्वथनांक को बॉइलिंग कहते हैं ना, इसलिए बी लिखते हैं यहाँ। किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोलने पर विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, जिसके कारण विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है, पानी में आप चीनी, ग्लूकोज, यूरिया घोल दोगे तो उसका क्वथनांक 100 डिग्री सी से ऊपर चला जाएगा ना। किसी विलायक के क्वथनांक में उत्पन्न इस वृद्धि को विलायक के क्वथनांक में उन्नयन कहा जाता है। अब भी तो सही लिखा है इन्होंने, विलायक के क्वथनांक में उन्नयन, नहीं तो विलयन के क्वथनांक में लिख देते उन्नयन। भाई ये जो क्वथनांक है वो भी विलायक का ही गुण है। ठीक है, डेल्टा टी ये मोललता के समानुपाती होता है, ये बात पूछी थी इन्होंने इसलिए मैंने लिख दी। देखते हैं यहाँ इन्होंने बताई या नहीं बताई। देखो, यदि आपको गणितीय रूप में लिखना है तो डेल्टा टी बी बराबर होगा टी बी माइनस टी बी नॉट। टी बी नॉट का मतलब शुद्ध विलायक का क्वथनांक, और टी बी का मतलब जब आपने उसमें ग्लूकोज, चीनी या यूरिया घोल दिया, विलयन तैयार हो गया, उसका क्वथनांक। ठीक है,
जहां टीबी तथा टीबी नॉट क्रम से विलयन तथा विलय के क्वथनांक है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, चलो ऐसे, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी एस माइनस टी, ऐसे भी लिख सकते हो। टी एस का मतलब विलयन का क्वथनांक जो ज्यादा होगा, और टी माने शुद्ध विलायक का क्वथनांक, शुद्ध जल का क्वथनांक जो कम होगा। ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, एक ही बात है। उसके बाद है क्वथनांक में उन्नयन तथा मोललता में संबंध। वो मैंने आपको बताया था कि क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीबी बराबर होता है मोललता के समानुपाती। ये केबी कांस्टेंट लगा रखा है यहाँ, अनुक्रमानुपाती का निशान हटाकर। मतलब कहने की बात यह है कि डेल्टा टी है ना, वो समानुपाती होता है मोललता के। अब आप इस अनुक्रमानुपाती के निशान को हटाकर जब बराबर का निशान लगाओगे तो कांस्टेंट तो लगाओगे ही केबी, और केबी को कहते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक, जहां केबी है मोलल उन्नयन स्थिरांक। यानी ये संबंध है। देखो अब भी तो लिख दिया इन्होंने, पहले इसे लिखना चाहिए था। तनु विलयनों में क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा टीबी विलयन में उपस्थित विलय की मोलल सांद्रण के समानुपाती होता है। मोलल सांद्रता का मतलब मोललता ही लिख देते बस। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन किसके समानुपाती होता है? मोललता के। ये चीज ध्यान रखना, मोललता के, और कुछ नहीं। उसके बाद है परासरण क्या है? परासरण दाब के लिए व्यंजक लिखिए। तो परासरण का तो मतलब आपको पता है, जब दो अलग अलग सांद्रताओं वाले विलयनों को आप अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करते हो तो जल के अणु या विलायक के अणु कम सांद्रता वाले विलयन से यानी तनु विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर यानी सांद्र विलयन की ओर गति करने लगते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली के अंदर से होते हुए, और इस क्रिया को परासरण कहते हैं। ठीक है। और परासरण की क्रिया तब तक होती रहती है जब तक दोनों विलयनों की सांद्रताएं बराबर ना हो जाएं। तो परासरण का मतलब आपको पता ही है, अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलायक का तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है, तथा परासरण को मात्र रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया अतिरिक्त दाब परासरण दाब कहलाता है। यह परिभाषा बिल्कुल सही नहीं है। परासरण दाब की परिभाषा हम दो अलग अलग सांद्रताओं वाले विलयनों को लेकर नहीं दे सकते हैं। परासरण दाब का मतलब क्या है? परासरण दाब का मतलब यह है कि जिस भी विलयन का परासरण दाब आपको निकालना हो उस विलयन को आप शुद्ध विलायक के साथ रखोगे और बीच में लगाओगे दोनों के अर्धपारगम्य झिल्ली। तो जब किसी विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा शुद्ध विलायक से पृथक किया जाता है तो परासरण की क्रिया शुद्ध विलायक से विलयन की ओर होने लगती है। जिस विलयन का परासरण दाब हमें निकालना हो उस विलयन की बात कर रहा हूं मैं। और इस परासरण की क्रिया यानी दिए गए विलयन और शुद्ध विलायक के बीच होने वाली परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर जितना अतिरिक्त दाब लगाया जाता है उसे उस विलयन का परासरण दाब कहते हैं। तो जब भी परासरण दाब की बात आती है तो आपको ध्यान रखना है दो अलग अलग सांद्रताओं वाले विलयन का जिक्र नहीं करना। परासरण दाब किसी एक विलयन का निकलेगा और उस एक विलयन को आपको शुद्ध विलायक के साथ रखना पड़ेगा, बीच में लगानी पड़ेगी अर्धपारगम्य झिल्ली। समझ रहे ना? उस समय आपको दिए गए विलयन का परासरण दाब पता चलेगा कि जब किसी भी दिए गए विलयन और शुद्ध विलायक के बीच होने वाली परासरण की क्रिया को रोकने के लिए उस दिए गए विलयन पर जितना अतिरिक्त दाब हम लगाते हैं उसे हम कहते हैं दिए गए विलयन का परासरण दाब। ठीक है। ये बहुत सारी बातें गलत लिख देते हैं क्वेश्चन बैंक वाले, कोई बात नहीं, पर आपको नोट्स में अच्छी तरीके से लिखवाया गया है। परिभाषाएं आपको और आंसर्स जो है उसी लैंग्वेज में लिखने हैं जिस लैंग्वेज में मैंने आपको नोट्स में लिखवा रखा है। लैंग्वेज का उसी का यूज करना है आपको। ठीक है बेटे, चलो देखो आगे आ जाओ। परासरण दाब का व्यंजक आपको पता ही है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। पी की जगह पाई लिख दिया, तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसे वी को अपॉन में लेके एन बटे वी आर टी हो गया, और मोल प्रति लीटर का मतलब सांद्रता सी आर टी भी आप लिख सकते हो। जहाँ पाई या पी परासरण दाब है, वी विलयन का आयतन लीटर में लेना होता है, ध्यान रखियो। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में। आर गैस नियतांक है, टी है परमताप, इसे हम केल्विन में लेते हैं, ध्यान रखना। एन है विलय के मोलों की संख्या और सी है मोल प्रति लीटर, इसे आप मोलरता भी कह सकते हो। ठीक है। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, परासरण दाब क्या है? परासरण तथा विसरण में उदाहरण सहित अंतर समझाइए। कितना बढ़िया क्वेश्चन है।
परासरण तथा विसरण में उदाहरण सहित अंतर समझाइए। तो परासरण दाब मैंने आपको बताया अभी, फिर दोबारा से मैं इसे पढ़ दूंगा, समझा दिया मैंने कि आपको एक विलयन लेना है जिसका परासरण दाब निकालना है और उसके बराबर में रखना है शुद्ध विलायक, और दोनों के बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली लगानी है। उन दोनों के बीच जो परासरण की क्रिया होगी ना, वो शुद्ध विलायक से विलयन की तरफ होगी, और जिसकी वजह से परासरण की क्रिया को रोकने के लिए आपको विलयन के ऊपर अतिरिक्त दाब लगाना पड़ेगा, और वो जो एक्स्ट्रा प्रेशर आपने लगाया विलयन के ऊपर, उसे ही हम उस विलयन का परासरण दाब कहेंगे। तो परासरण दाब का मतलब यही है बेटे, शुद्ध विलायक के साथ देखा जाता है। परासरण प्रक्रिया द्वारा विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाह करते हैं। हाँ ठीक है। परासरण की इस प्रक्रिया को मात्र रोकने के लिए, बिल्कुल गलत लिख रखा है इन्होंने, बिल्कुल गलत। ये दो अलग अलग सांद्रताओं तनु और सांद्र विलयन का जिक्र कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं जिक्र? आपको सिर्फ जिक्र करना है, आपको सिर्फ बात करनी है कि आपके पास एक बड़ा सा बर्तन है, उस बर्तन में बीच में आपने एसपीएम यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या अर्धपारगम्य झिल्ली लगानी है। इधर और इधर, इधर तो भरना है आपको वो विलयन जिसका परासरण दाब आपको ज्ञात करना है, वो विलयन तो इसमें भर दो इधर, और दूसरी तरफ आपको शुद्ध विलायक भरना है। दूसरी तरफ क्या भरना है? शुद्ध विलायक। तो आपको पता है कि परासरण की क्रिया कहाँ होगी, इधर को होगी परासरण की क्रिया, और इस परासरण की क्रिया को रोकने के लिए आप इस विलयन पर जितना एक्स्ट्रा प्रेशर लगाओगे ना, अतिरिक्त दाब, उस एक्स्ट्रा प्रेशर का नाम परासरण दाब है। तो परासरण दाब की परिभाषा हमेशा विलयन और शुद्ध विलायक के हिसाब से लिखनी है आपको, ठीक है। लगाया गया न्यूनतम बाह्य दाब परासरण दाब कहलाता है। सरल शब्दों में किसी विलयन, अब लिखा इन्होंने सही, यहां देखो, यहां ये वाली बात सही लिख रखी, किसी विलयन तथा विलायक को, शुद्ध विलायक लिखना चाहिए, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने पर उत्पन्न द्रव स्थैतिक दाब विलयन का परासरण दाब कहलाता है। ये सही है, बिल्कुल लिखा हुआ, ठीक है। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है, जो वो भी परासरण दाब के बराबर ही होगा। तो इन्होंने फिर कहा था परासरण तथा विसरण में अंतर बताओ। इधर हमने परासरण ले लिया, इधर ले लिया विसरण, इनमें डिफरेंस बताना है, क्या अंतर है परासरण और विसरण। परासरण, परासरण में केवल विलायक के अणु एक दिशा में गति करते हैं, और विसरण में, विसरण माने बिखरना ही तो होता है, विसरण में विलय तथा विलायक दोनों के अणु एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, निश्चित दिशा नहीं होती किसी भी दिशा में। परासरण केवल द्रव में होता है, और विसरण ठोस, द्रव और गैस तीनों में हो सकता है। विसरण माने बिखरना ही तो होता है। परासरण में अणु कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं, और विसरण में अणु अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं। बिल्कुल उल्टा है विसरण में तो, ठीक है। उसके बाद परासरण में विलायक के अणुओं का बहाव अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा होता है, यानी परासरण की क्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली जरूरी है, और विसरण में अर्धपारगम्य झिल्ली की कोई भूमिका नहीं होती। उदाहरण, किशमिश को जल में रखने पर वह फूल जाती है, अंतः परासरण होता है। और यहाँ उदाहरण, पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल जल में डालने पर पूरा जल रंगीन हो जाता है। यानी जैसे आप पानी की बाल्टी में नील या टीनोपाल डाल दोगे तो पूरी बाल्टी का पानी नीले रंग का हो जाएगा, या इंक डाल दोगे, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही है यहाँ पोटेशियम परमैंगनेट, जिसे आप लाल दवा कहते हो। लाल दवा डाल लोगे तो पूरी बाल्टी का पानी गुलाबी हो जाएगा, थोड़ी सी भी डाल दोगे लाल दवा। पहले डॉक्टर्स उसे चोट पे लगाया करते थे लाल दवा को। प्रति परासरण क्या है, इसका उपयोग लिखिए। प्रतिलोम परासरण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। प्रति परासरण का उदाहरण सहित अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो आपको पता है प्रति परासरण को इंग्लिश में कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, RO। क्या कहते हैं? RO। अब देखो मैं यहाँ समझा देता हूँ पहले आपको क्या मतलब होता है RO का। हमारे पास इधर तो शुद्ध जल है और इधर है अशुद्ध जल या लवणीय जल। तो हमें पता है कि परासरण की क्रिया शुद्ध जल से अशुद्ध जल की तरफ हो रही होगी, क्योंकि ये शुद्ध विलायक है और ये विलयन है। जब इसमें लवण घुले हुए तो परासरण की क्रिया तो इधर हो रही होगी।
अब आप इस परासरण की क्रिया को रोकने के लिए यहां से दाब लगा रहे हैं, ठीक है, पिस्टन है, पिस्टन को दबा रहे हैं। दबाने पर क्या होगा, ये जो परासरण की क्रिया इधर को होती है उसकी स्पीड कम हो जाएगी, और दबाते चले जाओ तो परासरण की क्रिया क्या होगी, रुक जाएगी। और दबाओगे तो परासरण की क्रिया विपरीत दिशा में होने लग जाएगी, जैसा इधर इन्होंने दे रखा है। जल के अणु इधर आने शुरू हो जाएंगे, तो जो अशुद्ध जल है यानी लवणीय जल, उससे आपको शुद्ध जल प्राप्त होने लग जाएगा। आपको पता है परासरण को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस इंग्लिश में। अब ये ऑस्मोसिस यानी परासरण की क्रिया विपरीत दिशा में होती है, तो ये हो जाएगा रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स माने विपरीत, और रिवर्स ऑस्मोसिस को ही शॉर्ट में हम कहते हैं आरओ। तो आरओ वाटर तो सुना होगा कि हमारे यहाँ तो आरओ मशीन लगी हुई है, हम तो आरओ का पानी पीते हैं। तो ये होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। से खासियत ये है कि आप अशुद्ध जल से शुद्ध जल प्राप्त करते हो रिवर्स ऑस्मोसिस से, उसे ही हम कहते हैं आरओ मशीन, आरओ वाटर। तो यदि परासरण दाब से अधिक दाब, परासरण दाब के बराबर लगाते तो परासरण की क्रिया रुक जाती, आप परासरण से भी ज्यादा दाब लगा रहे हैं। यदि परासरण दाब से अधिक दाब विलयन पर लगाया जाता है तो विलायक के अणु विलयन से यानी इधर से शुद्ध विलायक या अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। क्योंकि यह प्रक्रिया परासरण की क्रिया के विपरीत दिशा में होती है, इसलिए यह क्रिया प्रतिलोम या व्युत्क्रम परासरण कहलाती है। उदाहरण, प्रतिलोम परासरण की प्रक्रिया को नीचे चित्र में दिखाया गया है। ये तो समझा दिया मैंने चित्र आपको। अब आपको एक चीज समझनी है इसमें, प्रतिलोम परासरण के लिए आवश्यक दाब बहुत अधिक होता है, अतः इसके लिए सेल्यूलोज एसीटेट से बनी विशेष झिल्ली का प्रयोग किया जाता है जो मजबूत है। सेल्यूलोज कठोर होता है ना, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इस प्रक्रम का प्रयोग समुद्री जल से शुद्ध जल प्राप्त करने के लिए तथा घरों में शुद्ध पेयजल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो घरों में आरओ लगे होते हैं सबके घरों में आजकल, वे इसी सिद्धांत पर काम करते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस पर या प्रतिलोम परासरण पर या प्रति परासरण पर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, समपरासरी विलयन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। भाई ऐसे दो विलयन जिनके परासरण दाब बराबर हैं उन्हें आप समपरासरी विलयन कहोगे, और उनकी सांद्रता भी बराबर है, इसलिए उनके परासरण दाब बराबर हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है जिन विलयनों के परासरण दाब समान होते हैं उन्हें समपरासरी विलयन कहा जाता है। जैसे 0.1 MCaNO3 होल ट्वाइस कैल्शियम नाइट्रेट और 0.1 M सोडियम सल्फेट, ये समपरासरी हैं। क्योंकि भाई मोलरता तो इसकी भी 0.1 है, इसकी भी, पर कैल्शियम नाइट्रेट को जब हम देखते हैं तो कितने आयन बने, एक और एक, दो, तीन आयन बने। और जब आप सोडियम सल्फेट को देख रहे तो दो तो बने सोडियम आयन, एक सल्फेट, इसके भी 3 ही आयन बने। ठीक है, आयनों की संख्या बराबर है और मोलरता भी बराबर है, इसका मतलब इन दोनों की सांद्रता कुल बराबर रहेगी, प्रभावी सांद्रता। और प्रभावी सांद्रता बराबर रहने का मतलब दोनों के 0.1 M विलयन में कणों की संख्या बराबर रहेगी, और कणों की संख्या बराबर है तो वाष्प दाब बराबर रहेगा, परासरण दाब भी बराबर रहेगा दोनों विलयनों का। तो ऐसे विलयन दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जिनके परासरण दाब बराबर होते हैं उन्हें हम समपरासरी विलयन कहते हैं, या आइसोटोनिक सॉल्यूशन भी आप इन्हें कह सकते हो, आइसोमोटिक सॉल्यूशन भी कह सकते हो। परासरणी गुणांक से आप क्या समझते हैं भाई, इस चीज को समझ लेना ध्यान से। परासरणी गुणांक, परासरणी गुणांक वह मात्रा है जो राउल्ट के नियम के संदर्भ में आदर्श व्यवहार से एक विलायक के विचलन को दर्शाती है। यानी परासरणी गुणांक को हम आई का प्रेक्षित मान बटे आई का चरम मान, आई का मतलब समझते हो, जहां आई वांठाव गुणांक है, कल इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि वांठाव गुणांक क्या होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन है असामान्य मोलर द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं, 80% वियोजित होने वाले कैल्शियम नाइट्रेट विलयन के लिए वांठाव गुणांक की गणना कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, 2022 में इस क्वेश्चन को पूछा गया। एक तो असामान्य को अपसामान्य भी बोल सकते हो, अपसामान्य मोलर द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं,
80% वियोजित होने वाले कैल्शियम नाइट्रेट विलयन के लिए वांट हाफ गुणांक आई का मान बताना है हमें कितना होगा। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना आप। सबसे पहली बात, असामान्य मोलर द्रव्यमान का क्या मतलब है? मतलब जितना मोलर द्रव्यमान को आप अणुभार भी कह सकते हो। मोलर द्रव्यमान जितना होना चाहिए उससे कुछ कम या ज्यादा हो जाए तब जब किसी विलेय को विलायक में घोलते हैं तो विलेय का विलायक में संगुणन अथवा वियोजन होने पर या तो वो जुड़ जाएं उसके अणु आपस में घुलने के बाद, या फिर टूट जाएं आयनों में। तो टूट गए तो वियोजन और जुड़ गए तो संगुणन। संगुणन या वियोजन होने पर अणु संख्या गुणों के द्वारा ज्ञात किया गया मोलर द्रव्यमान असामान्य हो जाता है। मतलब जितना मोलर द्रव्यमान उसका होना चाहिए था, जितना प्राप्त होना चाहिए था, उससे कुछ अलग आता है। क्योंकि संगुणन पर अणु संख्या गुणों में कमी आ जाती है, जबकि वियोजन पर अणु संख्या गुण बढ़ जाते हैं। वियोजन पर अणु संख्या गुण क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं, इसलिए ऐसा होता है। तो जितना, मतलब वैसे तो हमें पता है कि इसका मोलर द्रव्यमान यानी अणुभार कितना होना चाहिए, पर यदि आप मोलर द्रव्यमान या अणुभार को अणु संख्या गुणधर्मों के आधार पर निकालते हो ना, एक तरीका है, अणु संख्या गुणधर्मों से भी आप मोलर द्रव्यमान निकाल सकते हो, जिसके लिए मैंने आपको फार्मूला सिखा रखा है, m इज इक्वल टू 1000 के डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी इंटू कैपिटल डब्ल्यू। बताओ, ये फार्मूला सिखाया है, इसमें m क्या है? अणुभार, जिसे हम मोलर द्रव्यमान कहते हैं। तो मोलर द्रव्यमान यदि इस फार्मूले से आप निकाल रहे ना, तो वो जितना मोलर द्रव्यमान नॉर्मली होता है उस विलेय का, उससे कुछ कम ज्यादा आ जाएगा। और उसका कारण है या तो संगुणन या तो वियोजन, घुलने के बाद पानी में, या तो टूट गया आयनों में वो पदार्थ, घुलने के बाद टूट गया आयनों में, और या फिर घुलने के बाद उसके अणु आपस में जुड़ गए, संगुणन हो गया। तो इसकी वजह से जो मोलर द्रव्यमान हमें प्राप्त होता है वो सामान्य से कुछ कम ज्यादा होता है प्राप्त। जैसे कैल्शियम नाइट्रेट है, तो इस विलयन के लिए वांट हाफ गुणांक की गणना करनी है हमें। हमें पता है कैल्शियम नाइट्रेट 3 आयनों में टूटता है, 2 तो बनते हैं Ca डबल पॉजिटिव आयन, सॉरी एक तो बनता है Ca डबल पॉजिटिव आयन और 2 बनते हैं नाइट्रेट आयन। तो वांट हाफ गुणांक आई निकालना है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आई इज इक्वल टू 1 + 2 अल्फा, ये ध्यान रखना, 1 + 2 अल्फा। और इन्होंने कहा है कि वियोजन की मात्रा 80% है, अल्फा परसेंटेज 80 है, और यदि परसेंटेज देखनी है वियोजन की प्रतिशतता वो 80% है, वियोजन की मात्रा देखनी है तो 80/100 कर देंगे हम। 0 से 0 जाएगा 8/10, और 8/10 में 10 में एक 0 है तो 0.1 अंक इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 0.8। तो वियोजन की प्रतिशतता तो 80% है, वियोजन की मात्रा हम 1 के हिसाब से देखते हैं तो 0.8 है। तो 1 + 2 अल्फा ध्यान रखना ये फार्मूला। 1 तो ये हो गया, 2 ये हो गया, अल्फा की जगह हमने 0.8 लिखा, 8 दूनी 16, 0.16 को इससे गुणा करोगे, 8 दूनी 16, ठीक है, 1.6 हो जाएगा, और 1.6 में एक जोड़ा तो 2.6, तो 2.6 होगी उसकी आई का मान, वांट हाफ गुणांक का मान। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान रखना। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो क्या आया। अगला क्वेश्चन आया, वांट हाफ गुणांक की व्याख्या कीजिए आई की। यह अणु संख्या गुणों से किस प्रकार संबंधित है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो वांट हाफ गुणांक आई किसी अणु संख्या गुणधर्म के प्रायोगिक मान तथा सामान्य मान के अनुपात को वांट हाफ कारक या वांट हाफ गुणांक आई कहते हैं। तो यदि आपको वांट हाफ गुणांक आई निकालना है तो किसी अणु संख्या गुणधर्म का प्रायोगिक मान और उसी अणु संख्या गुणधर्म का सामान्य मान बटे में लिखना है। आप प्रायोगिक मान बटे सामान्य मान लिख सकते हो अणु संख्या गुणधर्म का। विद्युत अपघट्य के लिए आई का मान हमेशा बड़ा होता है 1 से, क्योंकि वो आयनों में टूट जाता है ना, कणों की संख्या बढ़ जाती है तो आई का मान 1 से बड़ा आएगा। और विलयन में संगुणित होने वाले पदार्थों के लिए आई का मान हमेशा 1 से छोटा होता है, तथा विद्युत अनपघट्यों के लिए आई का मान हमेशा 1 होता है। ऐसे पदार्थ जो जल में घुलकर या विलायक में घुलकर ना तो आयनों में टूटते हैं और ना तो उनमें संगुणन होता है, उन्हें हम कहते हैं विद्युत अनपघट्य। इनके लिए आई का मान हमेशा 1 होता है। अब संबंध क्या है भाई? संबंध तो हमने कल भी पढ़ा था इनका कि क्या संबंध है। संबंध यह है कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन बराबर विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। इसमें आई से गुणा कर दी, इस फार्मूले में भी आई से गुणा कर दी,
इस फार्मूले में भी आई से गुणा कर दी और इसमें भी बस ये है, P इजिकल टू सी आर टी था ना, पाई इजिकल टू सी आर टी, आई सी आर टी हो गया। तो इस तरीके से 2 नंबर के क्वेश्चन परीक्षा में इस तरह के पूछे जाते हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए पहुंचे हैं लघु उत्तरीय प्रश्न 3 अंक वाले, अति लघु के बाद आगे हम 3 अंक वाले क्वेश्चंस पर, लघु उत्तरीय पर। तो कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं इन्हें भी हम डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। आप बहुत ध्यान से समझेंगे हर एक चीज को। निम्नलिखित पदों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। नॉर्मलता एवं मोलरता में संबंध बताना है हमें क्या होता है, और मोललता एवं मोल अंश में बताना है संबंध। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोनों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मोलरता और नॉर्मलता में क्या संबंध है। मोलरता और नॉर्मलता में क्या संबंध है? देखो एक चीज ध्यान रखो, नॉर्मलता का फार्मूला क्या होता है? भार बटे तुल्यांकी भार गुणा विलयन का आयतन लीटर में। और मोलरता का क्या फार्मूला होता है? भार बटे अणुभार गुणा विलयन का आयतन लीटर में। तो ये तो इससे कैंसिल ही हो जाएगा यदि मैं इन्हें भाग करूं। ऊपर यदि नॉर्मलता है, नीचे यदि मोलरता है, तो वहां तो आ जाएगा W अपॉन ई, और W से W भी हटाओ ना, 1 अपॉन ई लिखो, और यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन एम। तो ई को तो यहाँ आना है, एम को जाना है ऊपर। तो ये हो जाएगा नॉर्मलता बटे मोलरता बराबर अणुभार बटे तुल्यांकी भार, है ना। और अणुभार बटे तुल्यांकी भार को हम या तो अम्लीयता कहेंगे या क्षारकता कहेंगे। तो हम लिखेंगे नॉर्मलता बटे मोलरता बराबर एन। एन का मतलब यहाँ अम्लीयता या क्षारीयता है। अभी इसे हम को इधर ले जाऊं तो नॉर्मलता बराबर हो जाती है मोलरता गुणा अम्लीयता या क्षारता के। देखो नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणा क्षारकता, नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणा अम्लीयता। तो ये सिखा रखा है आपको डेरिवेशन बहुत अच्छे तरीके से। अब अगला है मोललता एवं मोल अंश यानी मोल प्रभाज में संबंध। मोललता और मोल प्रभाज में क्या संबंध है? देखो किसी जलीय विलयन की मोललता m तथा विलेय के मोल प्रभाज x1 में निम्न संबंध होता है। मोललता के m मोल की 1000 ग्राम विलायक में उपस्थिति दर्शाती है। मोललता का मतलब क्या है कि विलेय के m मोल 1000 ग्राम विलायक में घुले हुए हैं। अतः विलायक के मोल कितने हो जाएंगे? 1000 बटे m1, यानी m1 विलायक का अणुभार है। मोलों की संख्या भार बटे अणुभार से निकलती है ना। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब हमें पता चल गया कि भाई आपको विलेय का मोल प्रभाज निकालना है। तो विलेय के मोल बटे कुल मोल, विलेय के मोल बटे कुल मोल में विलेय के होंगे विलायक के होंगे। और विलायक यदि पानी है तो पानी है तो अणुभार 18 होगा, ये 55.56 आ जाएगा, ये रहा। और m अब इन्होंने पहले ही से लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये संबंध होता है कि विलेय का मोल प्रभाज जब भी निकालना हो आपको, तो मोललता को सॉरी विलेय का मोल प्रभाज जब भी निकालना हो तो यहाँ मोलों की संख्या है ये, ठीक है। मोललता को 55.5 प्लस मोललता, इस तरीके से इस फार्मूले को यूज करोगे यदि जलीय विलयन है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। निम्नलिखित युग्मों में उपस्थित सबसे महत्वपूर्ण अंतराण्विक आकर्षण बलों का सुझाव दीजिए। ये क्वेश्चन तो याद करने वाला है, वैसे ये क्वेश्चन होना चाहिए था 11वीं क्लास में, ठीक है। इन्होंने दे दिया यहाँ 12वीं में, चलो कोई बात नहीं। तो याद करने वाला क्वेश्चन है। नॉर्मल हेक्सेन व नॉर्मल ऑक्टेन के भी लंडन बल होते हैं। ये 11वीं में पढ़ाए थे मैंने सारे, अन्योन्य क्रियाएं, अन्योन्य बल। आयोडीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड में भी लंडन बल होते हैं। NaClO4 और H2O में आयन द्विध्रुव बल होते हैं। मेथेनॉल और एसीटोन में अंतर आणविक हाइड्रोजन आबंध होते हैं। एसीटोनाइट्राइल तथा एसीटोन, इनमें होते हैं द्विध्रुव बल। इसे तो याद कर लेना बस आप। यदि इन बलों को ज़्यादा डिटेल में आप पढ़ना चाहते हो तो क्लास 11th का देख लेना, अन्योन्य बल, अणुओं के बीच लगने वाली अन्योन्य क्रियाएं, अन्योन्य बल, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्या है। पहचानिए कि निम्नलिखित यौगिक में से कौन से जल में अत्यधिक विलेय, आंशिक रूप से विलेय तथा अविलेय हैं। ये दे रखे फिनॉल, टॉलुइन, फॉर्मिक अम्ल, इथाइलिन ग्लाइकोल, क्लोरोफॉर्म और पेंटेनॉल। इन्हें सबको याद करके चले जाना आप।
फिनॉल आंशिक विलेय है। कारण दे रखा है, फिनॉल में ध्रुवीय OH समूह तथा अध्रुवीय फिनाइल समूह उपस्थित होता है। फिनॉल में आपको पता है OH ग्रुप तो चाहता है कि मैं घुल जाऊं पानी में, पर जो बड़ा सा बेंजीन रिंग है वो चाहता है मुझे पानी से कोई मतलब नहीं है, तो बेंजीन रिंग की जीत होती है, कम घुलेगा वो, आंशिक विलेय होगा फिनॉल। उसके बाद दूसरा है टॉलुइन। टॉलुइन तो घुलता ही नहीं पानी में, तो टॉलुइन क्या होता है, अविलेय। कारण टॉलुइन अध्रुवीय है जबकि जल ध्रुवीय है। उसके बाद फॉर्मिक अम्ल, बहुत ज़्यादा घुलनशील है क्योंकि हाइड्रोजन आबंध बनाता है फॉर्मिक एसिड। आपको पता है फॉर्मिक एसिड एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, और जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वे पानी में घुलते हैं, जिनका अणुभार कम है वे तो और बढ़िया घुलेंगे। फॉर्मिक एसिड तो सबसे छोटा कार्बोक्सिलिक एसिड है। इथाइलिन ग्लाइकोल अत्यधिक विलेय, कारण हाइड्रोजन आबंध। ठीक है। उसके बाद क्लोरोफॉर्म अविलेय, कारण क्लोरोफॉर्म जल के साथ हाइड्रोजन आबंध का निर्माण नहीं करता, यद्यपि यौगिक ध्रुवीय है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता। ध्यान रखना क्लोरोफॉर्म को, और तो चीजें आसान है। पेंटेनॉल अल्प विलेय, कारण OH समूह ध्रुवीय है परंतु दीर्घ हाइड्रोकार्बन जो श्रृंखला है 5 कार्बन वाली श्रृंखला, वो चाहती है कि पानी में ना घुले, इसलिए कम घुलनशील होता है पेंटेनॉल। जो अल्कोहल कम अणुभार वाले ना वे ज़्यादा घुलेंगे क्योंकि उनमें कार्बन परमाणु की श्रृंखला छोटी होती है ना, जैसे मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, ये घुल जाते हैं बढ़िया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राउल्ट का नियम समझाइए। 298 केल्विन पर, यह ध्यान रखना टेम्परेचर दे रखा है कैपिटल T, 298 केल्विन पर क्लोरोफॉर्म यानी CH-Cl3, इसका अणुभार निकल जाएगा जोड़कर, एवं डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2 के वाष्प दाब क्रम से 200 मिलीमीटर Hg एवं 415 मिलीमीटर Hg हैं। इनके वाष्प दाब दे रखे, P1 कह दो, P1 P2 या PA PB। 51 ग्राम CH-Cl3 और 20 ग्राम CH2Cl2 को मिलाने पर बने विलयन के वाष्प दाब की गणना कीजिए, 298 केल्विन पर कीजिए। 2025 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रेश लेक्चर में भी मैंने इस क्वेश्चन को आपको कराया था। ठीक है, राउल्ट का नियम आप लिख ही दोगे। अब देखो क्या क्या बातें हैं। इन्होंने जो है क्लोरोफॉर्म का अणुभार, ये क्लोरोफॉर्म का दिया इन्होंने 119.5 ग्राम प्रति मोल। ठीक है, हाँ ठीक है। उसके बाद ये CH2Cl2 का अणुभार, यह है 85 ग्राम प्रति मोल। ग्राम प्रति मोल होता है ना इसका मात्रक अणुभार का। तो पहले क्लोरोफॉर्म के मोलों की संख्या निकाल ली भार बटे अणुभार से, अणुभार ये निकाल रखा ऊपर, पता है ना, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5, इसलिए दशमलव में आया। तो ये तो मोल आ गया आपके किसके, क्लोरोफॉर्म के। इसी तरीके से आप CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन के मोल निकाल लोगे भार बटे अणुभार से, ही आगे इसके। फिर कुल मोल निकाल लोगे आप, कुल मोल, दोनों के मोल जोड़ दिए, कुल मोल निकल गए। तो आपको CH-Cl3 का यदि मोल प्रभाज निकालना है तो सी क्लोरोफॉर्म के मोल बटे कुल मोल, ये तो आ गया मोल प्रभाज किसका, क्लोरोफॉर्म का। इसी तरीके से डाइक्लोरोमीथेन का मोल प्रभाज निकालना है तो एक में से इसे घटा दो, सीधा निकल जाएगा। आपको पता है दोनों घटकों का मोल प्रभाज का कुल योग 1 होता है, तो एक का निकाल दिया तो दूसरे को एक में से घटा दो इसे, तो दूसरे का निकल जाएगा मोल प्रभाज। अब आपको पता है दोनों के मोल प्रभाज आ गए आपके पास, दोनों के मोल प्रभाज आ गए, तो आप सीधा फार्मूला लगा सकते हो, कुल वाष्प दाब बराबर P1 प्लस P2 माइनस P1 x2, ऐसे लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। P1 इन्होंने दे रखा था 200 और P2 415 माइनस 200, और ये आ गया मोल प्रभाज इसका x2 का, यानी दूसरे घटक का, डाइक्लोरोमीथेन का। इन्हें कैलकुलेट करोगे तो इतना आ जाएगा। और यदि आप चाहते हो कि हमें वैसे ही निकालना है P टोटल, तो आप ऐसे निकाल सकते हो, PA0 XA प्लस PB0 XB, ऐसे निकाल सकते हो। शुद्ध अवस्था में यदि वाष्प दाब दोनों के हैं, मोल प्रभाज तो दोनों के निकाल ही लिए थे आपने, तो दोनों के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब PA0 PB0, P1 A की जगह 1 भी लिख सकते हो, B की जगह 2 लिख सकते हो। ये क्वेश्चन मैंने फ्रेश लेक्चर में भी आपको करा रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आसवन के द्वारा शुद्ध एथेनॉल
प्राप्त करना संभव क्यों नहीं है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आसवन के द्वारा शुद्ध एथेनॉल प्राप्त करना संभव क्यों नहीं है? ऐसे द्विअंगी मिश्रणों को क्या नाम दिया जाता है? स्थिर क्वाथी मिश्रण या स्थिर क्वथनांकी मिश्रण, जो सामान्यतया राउल्ट के नियम से विचलन दर्शाते हैं, जिनके अवयवों को आसवन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। ये मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? देखो जी, एथेनॉल 95.5% और जल 4.5%। जब ये कॉम्बिनेशन प्राप्त हो जाता है ना हमें, इस मिश्रण को प्रभाजी आसवन द्वारा शुद्ध अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एथेनॉल और जल का मिश्रण न्यूनतम क्वथनांक वाला स्थिर क्वाथी मिश्रण है। यानी इसका जो क्वथनांक बैठेगा ना, वो कम वाले घटक के क्वथनांक से भी नीचे होगा, जो कि एक प्रकार का अनादर्श विलयन होता है। अनादर्श विलयन, स्थिर क्वाथी मिश्रण दो तरह के होते हैं, एक तो उच्च क्वथनांक वाला, एक निम्न वाला। अतः इसको अलग नहीं किया जा सकता, इनको अलग नहीं करा जा सकता। आप जब आपका एथेनॉल इतने परसेंट और जल इतने परसेंट कंबाइन हो जाएंगे ना आपस में, तो आप अलग नहीं कर सकते हो इन दोनों को। ठीक है, गर्म करोगे तो दोनों इकट्ठे ही उड़ेंगे, अलग अलग नहीं उड़ने के। यहाँ दो द्रवों के वे मिश्रण जिनका क्वथन एक नियत ताप पर होता है और जो घटकों के अनुपात में बिना परिवर्तन के वाष्पित होते हैं, यानी इस कॉम्बिनेशन में उड़ेंगे, दोनों इकट्ठे उड़ेंगे, स्थिर क्वथनांकी मिश्रण कहलाते हैं। ये अनादर्श विलयनों द्वारा बनाए जाते हैं। ये निम्न दो प्रकार के होते हैं। तो स्थिर क्वथनांकी मिश्रण दो तरह के होते हैं, एक तो ऐसे जिनका क्वथनांक ज्यादा वाले से भी ज्यादा होगा और एक कम वाले से भी कम होगा। तो एक तो होते हैं उच्चतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी मिश्रण। ये दो द्रवों के ऐसे मिश्रण हैं जिनके क्वथनांक दोनों शुद्ध घटकों के क्वथनांकों से उच्च होते हैं। ये ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयनों द्वारा बनते हैं। बिल्कुल, उदाहरण याद रख लेना, HNO3 68% और जल 32%। ठीक है, इनका क्वथनांक HNO3 और पानी दोनों से ज्यादा होगा, 395.5 केल्विन है। एक होते हैं न्यूनतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी मिश्रण। ये दो द्रवों के ऐसे मिश्रण हैं जिनके क्वथनांक दोनों शुद्ध घटकों के क्वथनांक से निम्न होते हैं। ये धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयनों द्वारा बनते हैं। इसका भी एक उदाहरण याद रख लेना, एथेनॉल और जल। एथेनॉल 95.5% और जल 4.5%। ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, ठीक है, ध्यान रखना, तैयारी करके जाना इनकी सबकी क्वेश्चंस की। जितने क्वेश्चन मैं आपको ये रिवीजन में करवा रहा हूँ ना, इनकी सबकी तैयारी करके जानी है। स्पेशली यहाँ दोबारा से फिर प्रीवियस ईयर और एनसीईआरटी के क्वेश्चन में इसलिए लेकर आया हूँ जिससे आप 2025 के क्वेश्चन भी देख सको कि कौन कौन से क्वेश्चन 2025 में पूछे गए थे। यदि आपको स्क्रीन देखते हुए ज़्यादा लंबे समय तक प्रॉब्लम होती है ना, तो आप वीडियो को चलाओ और सुनते रहो। स्क्रीन की तरफ देखने की जरूरत नहीं है आपको, सुनते रहो ध्यान से मैं क्या समझा रहा हूँ, मेरी बातों के ऊपर फोकस करो। देखो अगला क्वेश्चन है, मोलल उन्नयन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए। तो मोलल उन्नयन स्थिरांक तो परिभाषा दे दोगे आप। 1 किलोग्राम विलायक में विलय का 1 मोल घोलने पर क्वथनांक में जितनी वृद्धि हो जाती है उसे हम मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। 0.6 ग्राम यूरिया, जिसका मोलर द्रव्यमान 60 होता है, सबको बताओ यूरिया का अणुभार 60 है, के 100 ग्राम जल में बने जलीय विलयन के क्वथनांक की गणना कीजिए। जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स तथा जल का क्वथनांक 373.15 केल्विन है। 2024 का क्वेश्चन है, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आएगा, लिख कर रख लो इस बात को, 100% आएगा। तो आप वो तो परिभाषा तो लिख दोगे। और क्वथनांक में उन्नयन, ये फार्मूला आपके याद है, याद है ना? आपको दे रखा है विलय का भार 0.6 ग्राम, विलय का अणुभार यूरिया है 60, विलायक का द्रव्यमान कितना दे रखा है, 100 ग्राम पानी में घोल रखा है, और मोलल उन्नयन स्थिरांक दे रखा है 0.52, पानी के लिए इतना ही होता है। तो आपको जब डेल्टा टीबी निकालना है, वैल्यू पुट कर दो। के बी ये लिख दिया 0.52, W2 0.6, 1000 जो का तो है, M2 60, W1 100 ग्राम। कैलकुलेट करोगे आंसर आ जाएगा 0.052।
ठीक है, 0.052 आ जाएगा सारे। ये तो आपको पता ही है कि इसे दशमलव को हटा के यहाँ लगाया, 1000 से 1000 पूरा गया। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास, इस दशमलव को हटाऊंगा तो नीचे मुझे 2 जीरो लगाने हैं, ये लगा दिए जो 2 जीरो लो। अब 1 जीरो नहीं, एक अब 6 से इसे काट देंगे हम 6 को। ठीक है, कर दोगे कैलकुलेट, आसान है बहुत, ये तो सीधी कैलकुलेशन है। तो विलियन का क्वथनांक जो है वो कैसे निकलेगा, टीबी प्लस टीबी नॉट प्लस टीबी। टीबी नॉट इन्होंने दे रखा था शुद्ध पानी का 373.15 और इतना बढ़ गया, तो इसमें 0.052 जोड़ना ही तो है, तो 373.202 केल्विन आ जाएगा उत्तर। ये क्वेश्चन आएगा पेपर में, ध्यान रखना आपके बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, क्वथनांक उन्नयन क्या है। एक द्रव का क्वथनांक 353.23 केल्विन है। शुद्ध विलायक का क्वथनांक दिया इन्होंने 58 ग्राम प्रति मोल मोलर द्रव्यमान के, ये मोलर द्रव्यमान दे दिया। विलेय का अणुभार 1.8 ग्राम अवाष्पशील, विलेय का भार दे दिया 1.8 ग्राम। अवाष्पशील विलेय को 90 ग्राम द्रव में, विलायक का भार दे दिया 90 ग्राम। घोलने पर विलयन का क्वथनांक 354.11 केल्विन हो जाता है। द्रव के लिए क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। ठीक है, पहले इतना था, अब इतना हो गया, तो इस में से इसे घटा दो, डेल्टा टी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डेल्टा टी, और फार्मूला लगा दो, सारी चीजें आपके पास हैं। देखो ये है डेल्टा टी बी इजिकल टू टी बी माइनस टी बी नॉट। विलेय का भार 1.8 ग्राम दे रखा है, अणुभार दे रखा है 58, और विलायक का भार दे रखा है 90 ग्राम। 1 का मतलब विलायक होता है, 2 माने विलेय, और डेल्टा टी बी इजिकल टू टी बी माइनस टी बी नॉट। देखो 354.11 में से 353.23 घटाया 0.8 आया, ये डेल्टा टी बी है। फार्मूला लगा दो, डेल्टा टी बी इजिकल टू के बी 1000 W2 M2 W1। यहाँ से आपको के बी निकालना है, के बी के निकालने के लिए इन तीनों की गुणा करो, कर दी, बटे में 1000 और W2 ले जाओ, सारी चीज़ है। डेल्टा टी बी कितना है, अभी घटा के देखा था आपने, इतना आया था। M2 कितना है 58, विलायक कितना है 90 ग्राम, 1000 जो का तो है, और विलेय का भार 1.8 ग्राम। बस कैलकुलेट करना है आपको, कर लोगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है, ये है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अपसामान्य अणुसंख्यक गुणों से आप क्या समझते हैं, किसी एक उदाहरण द्वारा इसको स्पष्ट कीजिए। 2017 तनु विलयनों के अपसामान्य अणुसंख्यक गुणधर्मों से आप क्या समझते हैं। क्वांटाव गुणांक से वियोजन की मात्रा कैसे निर्धारित की जाती है। ठीक है, 2018 अपसामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म, अपसामान्य अणुभार, अपसामान्य मोलर द्रव्यमान, ये चीज आएगी पेपर में, ध्यान रखना। जब कोई पदार्थ विलायक यानी जल या बेंजीन आदि में घोलने पर वियोजित अथवा संगुणित हो जाता है, तो प्राप्त विलयन में पदार्थ के कणों की संख्या परिवर्तित हो जाती है, यानी घट जाती है या बढ़ जाती है, जिसके कारण अणुसंख्यक गुणधर्म जो कि कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं वे भी परिवर्तित हो जाते हैं। अणुसंख्यक गुणधर्म क्योंकि अनुक्रमानुपाती होते हैं कणों की संख्या के, इस प्रकार अणुसंख्यक गुणधर्म सामान्य न होकर अपसामान्य हो जाते हैं, अतः इसे अपसामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। जैसे हमारे पास KCl है, पोटेशियम क्लोराइड, पानी में घोल दिया तो 2 कणों में या 2 आयनों में टूट जाएगा। तो यहाँ लिखा हुआ है कि 1 मोल KCl को जल में घोलने पर कणों या आयनों के 2 मोल प्राप्त होते हैं, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, 2 में टूट गया ना, अर्थात 1 किलोग्राम जल में KCl का 1 मोल क्वथनांक को 2 गुणा 0.52 केल्विन इतना बढ़ा देगा, समझ रहे, क्योंकि वो 2 आयनों में टूटेगा, डबल इफेक्ट होगा। वानठाव गुणांक एवं वियोजन की मात्रा में संबंध। वानठाव गुणांक और वियोजन की मात्रा में क्या संबंध होता है, देखो यहां माना KCl विलयन में वियोजित होकर K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन देता है और इसके वियोजन की मात्रा अल्फा है। KCl किस तरह टूटता है, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव में,
प्रारंभिक मोल इसका 1 लिया, अभी टूटा नहीं इसलिए 0 0। वियोजन के बाद मान लो इसका अल्फा मोल टूट गया, तो जब अल्फा टूट गया तो इसका भी अल्फा बनेगा, इसका भी अल्फा। तो यदि कोई कहे आपको कि कुल मोलों की संख्या बताओ, तो दिस प्लस दिस प्लस दिस हो जाएगा। कुल मोल तो इतने ही होंगे, इतने तो इसके बचे, इतने इन दोनों के बन गए। 1 माइनस अल्फा में अल्फा और अल्फा जुड़ेंगे, जुड़ेंगे ना। देखो तो विलयन में कुल कणों की कुल संख्या देखो, 1 माइनस अल्फा में अल्फा और अल्फा जोड़ दिया, इससे तो ये कट गया, तो 1 बचा और प्लस का अल्फा, 1 प्लस अल्फा है। तो 1/2 गुणांक आई क्या होता है, वियोजन के बाद कणों की संख्या वियोजन के पूर्व। वियोजन के बाद कितने हुए, 1 प्लस अल्फा, ये लिख दिया 1 प्लस अल्फा। और पहले कण कितना था, 1 था, 1 से ही तो शुरू करा था हमने। तो आई का मान 1 प्लस अल्फा हो गया। तो अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1, ये संबंध होता है। आपको बताया ना अल्फा क्या है, वियोजन की मात्रा, आई क्या है, 1/2 गुणांक। इन्होंने पूछा था कि 1/2 गुणांक और वियोजन की मात्रा में संबंध क्या होता है, इस तरह संबंध निकाल लोगे आप। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन है, हिमांक में अवनमन तथा विलेय के अणुभार में क्या संबंध है। हिमांक में अवनमन और विलेय के अणुभार में क्या संबंध है, फार्मूला बताना है, फार्मूला बताना है सिर्फ, और कुछ नहीं। ठीक है, फार्मूला यही बताना है, m इज इक्वल टू 1000 के डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, डब्ल्यू, इसे विलेय के भार को W2 भी लिख सकते हो, WB भी, और इसे W1 या WA भी लिख सकते हो। तो इन्होंने कहा हिमांक में अवनमन यानी डेल्टा टी और विलेय का अणुभार, तो अणुभार तो यहाँ आ जाएगा, डेल्टा टी है, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। क्या है, यदि अणुभार ज्यादा होगा तो क्वथनांक में उन्नयन कम होगा। देखो, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोला जाता है तो विलयन का वाष्प दाब घट जाता है, जिसके कारण विलयन का हिमांक भी घट जाता है। शुद्ध विलायक और विलयन के हिमांक में इस अंतर को हिमांक में अवनमन कहते हैं, या हिमांक का अवनमन कहते हैं। अवनमन माने घटना, कम हो जाना। तनु विलयनों का हिमांक डेल्टा टीएफ विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। तो हिमांक में अवनमन डेल्टा टीएफ मोलल अवनमन स्थिरांक गुणा मोललता, या मोलल अवनमन स्थिरांक को केएफ लिखोगे, मोललता को एम लिखोगे, मोल एम। तो डेल्टा टीएफ आप जो है ना, यहाँ डेरिवेशन की जरूरत नहीं आपको, सीधा ये फार्मूला लिख देना आप सीधा, बस। ये डेरिवेशन नहीं पूछा इन्होंने हमारे से, सीधा फार्मूला लिख देना आप। ठीक है, और यदि आप चाहते हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, देखो मैं बताता हूँ आपको। हमें पता है कि जो हिमांक में अवनमन होगा वो अनुक्रमानुपाती होगा मोललता के। तो हिमांक में अवनमन बराबर, यहाँ मोलल अवनमन स्थिरांक के एफ लिखना चाहो के एफ लिख देना, और ये मोललता है। मोललता का फार्मूला लिख दो बस यहाँ। तो मोललता का जब फार्मूला लिखोगे, जगह देखता हूँ मैं कहीं है क्या, ये था, यहाँ है जगह, देखो यहाँ बताता हूँ आपको। हमें पता है कि डेल्टा टी यानी हिमांक में अवनमन अनुक्रमानुपाती होता है मोललता के। तो हिमांक में अवनमन बराबर के इंटू एम, एम मोललता है, डेल्टा टी इज इक्वल टू के मोललता, भार बटे अणुभार गुणा विलायक का भार किलोग्राम में, है ना। और इस बात का भी आपको पता है कि यदि आपको m निकालना है, यहाँ बटे में इधर ले जाऊंगे इसे m को, इसे m को मैं इधर ले जा रहा, चलो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू के डब्ल्यू अपॉन में डेल्टा टी इंटू कैपिटल डब्ल्यू। अच्छा, किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग करोगे ना आप, अब ये ग्राम में आ गया, कैपिटल डब्ल्यू लिख देता हूँ, चलो इसे कभी कंफ्यूजन हो, क्योंकि तो अब 1000 तो ऊपर जाएगा ही। तो m इज इक्वल टू के डब्ल्यू और 1000 भी आ गया, और यहाँ आ गया डेल्टा टी इंटू कैपिटल डब्ल्यू, ऐसा आता है फार्मूला निकल के। ठीक है, अब आप इसे जो है ना
के को चाहे के बी लिख लो चाहे के एफ लिख लो, इसे W1 लिख लो या WB लिख लो, सॉरी W2, और इसे 1 लिख लो या A लिख लो, एक ही बात है। ये आपको बताना है वहाँ। चलें आगे, चलो। अब इन्होंने कहा है परासरण दाब को उदाहरण द्वारा समझाइए। 2014 परासरण दाब को परिभाषित कीजिए। आप कैसे प्रदर्शित करेंगे कि परासरण दाब एक अणु संख्या गुणधर्म है? भाई अणुओं की संख्या पर तो निर्भर करता है परासरण दाब। परासरण दाब तो लिख दोगे आप, परासरण दाब P अथवा पाई अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर किसी शुद्ध विलायक से, अब भी तो सुधरे, शुद्ध विलायक लिख रहे, शुद्ध विलायक से विलयन में, अथवा के बाद गलत है, अथवा तनु विलयन से सांद्र विलयन में विलायक का स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। ठीक है, परासरण की परिभाषा दी। किसी विलयन का परासरण दाब उस बाह्य दाब के बराबर माना जा सकता है जिसे विलयन पर आरोपित करने पर परासरण की क्रिया मात्र रुक जाती है। शर्त यह है कि वह परासरण की क्रिया विलयन और शुद्ध विलायक के बीच में होनी चाहिए। उदाहरण, लोहे के एक बंद पात्र में चित्र के अनुसार विलयन व विलायक को अर्ध पारगम्य झिल्ली, देखो विलयन और विलायक कह रहे हैं ना अभी, द्वारा पृथक पृथक रखने पर कुछ समय बाद परासरण की क्रिया शुरू हो जाती है तथा दाब बढ़ने लगता है। साम्य अवस्था प्राप्त होने पर दाब का बढ़ना रुक जाता है, जो दाब मापी द्वारा माप लिया जाता है। इस बार पिस्टन P पर दाब बढ़ाकर परासरण की क्रिया रोक दिया जाता है, परासरण की क्रिया को रोक दिया जाता है तथा दाब मापक द्वारा दाब का अंतर ज्ञात कर लिया जाता है। यह बढ़ा गया दाब ही विलयन का परासरण दाब है। देखो ये है, इस चित्र को आप यदि बड़ा क्वेश्चन है तो बनाकर आ सकते हो। यहाँ तो है विलायक और ये विलयन है बाहर, तो आपको पता है कि परासरण की क्रिया ऐसे हो रही होगी, ऐसे यहाँ विलायक से विलयन की तरफ, और परासरण की क्रिया को रोकने के लिए आपने विलयन के ऊपर दाब लगाया है यहाँ, और परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो दाब लगाया उस दाब को आपने वहाँ दाब मापक में पढ़ लिया, दाब मापी कह दो या प्रेशर गेज कह दो, और वो अतिरिक्त दाब ही क्या कहलाएगा, इस विलयन का परासरण दाब। अब आप कहोगे कि कैसे पता चलेगा कि सर परासरण की क्रिया रुक गई है? यहाँ जो लेवल है ना, ये यदि स्थिर हो गया तो इसका मतलब परासरण की क्रिया रुक गई है, और यदि लेवल नीचे की तरफ को गिर रहा ना तो इसका मतलब विलायक से जल के अणु बाहर जा रहे हैं, बाहर। तो लेवल डाउन हो रहा तो परासरण की क्रिया हो रही है, और लेवल फिक्स हो गया तो परासरण की क्रिया रुक चुकी है। ठीक है, इस तरह पता चलता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 0.1 m यूरिया तथा 0.1 m NaCl विलयन में किसका परासरण दाब अधिक होगा? कारण स्पष्ट कीजिए। बहुत आसान है, 0.1 m यूरिया, इसमें तो कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं इतना, आपको पता है यूरिया तो आयनों में टूटता ही नहीं। तो 0.1 m यूरिया की जब बात होती है तो इसका जो परिणामी जो होगा, जो रिजल्ट होगा वो 0.1 m ही होगा, क्योंकि वो आयनों में टूटता ही नहीं है। और यह है 0.1 m NaCl। तो आपको पता है NaCl कितने आयनों में टूटता है? 2 में। Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, 2 में टूट जाएगा ये। तो इसका परिणामी मोलरता होगा दुगुना, यानी 0.1 m का 2 गुना, ये हो जाएगा 0.2 m। क्योंकि 2 आयनों में टूट रहा तो इफेक्ट तो इसका डबल होगा, और डबल होगा तो इसका मतलब ज़्यादा कणों की संख्या इसमें होगी, इसमें कम होगी, इसमें ज़्यादा होगी। कणों की संख्या ज़्यादा होगी तो इसका मतलब सांद्र होगा, ये परासरण दाब इसका ज़्यादा होगा। 0.1 m NaCl का परासरण दाब ज़्यादा होगा, क्योंकि सांद्र विलयन का परासरण दाब ज़्यादा होता है। देखो यहाँ लिखा हुआ है 0.1 m NaCl विलयन का परासरण दाब 0.1 m यूरिया से अधिक होगा। कारण, परासरण दाब एक अणु संख्या गुण है, अर्थात यह कणों की संख्या पर निर्भर करता है। NaCl टूट गया, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में। सोडियम क्लोराइड विलयन में आयनों की संख्या 2 है तो इन्होंने मोलरता निकाल ली, और स्मॉल m नहीं कैपिटल M लिखना था। 2 गुणा 0.1, 0.2 m।
ठीक है, जबकि यूरिया में ऐसा है नहीं, यूरिया आयनों में टूटने का ही नहीं है। इतना तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, इतना तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। NH2CO NH2 को पानी में घोल दिया, कुछ भी नहीं हुआ। यूरिया विलयन में यूरिया का आयन नहीं होता है, कणों की संख्या पूर्ववत 0.1 m रहती है। इसके विपरीत, इसे तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ऐसे लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है हमें। हमें तो ये पता है कि यूरिया आयनों में नहीं टूटता है, तो उसकी जो जो उसकी परिणामी मोलरता होगी वो 0.1 m ही होगी। जबकि सोडियम क्लोराइड दो आयनों में टूटता है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो उसकी जो प्रभावी मोलरता होगी 0.1 को 2 से गुणा करके प्राप्त होगी, 0.2 होगी। और मोलरता यदि उसकी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा सांद्र विलयन है। और आपको पता है सांद्र विलयन का परासरण दाब क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, जो विलयन जितना ज़्यादा सांद्र है, यानी जिसमें कणों की संख्या जितनी ज़्यादा है, उसका परासरण दाब ज़्यादा होगा, क्योंकि परासरण दाब एक अणु संख्या गुणधर्म है। इसलिए 0.1 m NaCl का परासरण दाब 0.1 m यूरिया से ज़्यादा होगा। क्लियर बात? बस आज हमें इतना ही पढ़ना है, बाकी पढ़ाई हम करेंगे कल। और आपके जो है मैंने बताए थे कि 4 लेक्चर में पूरा हो जाएगा ये चैप्टर। जितने क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन बिल्कुल पक्के करके जाने हैं आपको, बिल्कुल पक्के करके जाने हैं, बिल्कुल 100%। ठीक है, बस आज हम इतना ही पढ़ेंगे। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और रिवीजन की तरफ अपना फोकस रखो। आपके पास जो नोट्स हैं, नोट्स से रिवीजन करो, और जो मैं क्लास ले रहा हूँ इन क्लास से भी अपना रिवीजन करो। और यदि बहुत देर तक आप वीडियो को नहीं देख सकते तो आपको क्या करना चाहिए, लेक्चर को चलाओ और सुनते रहो। जहाँ आपको लगता हो कि यहाँ देखना पड़ेगा वहाँ देख लो, रिवीजन करते रहो ईमानदारी से। ठीक है, रिवीजन बहुत ज़रूरी है, स्पीड को बढ़ा भी सकते हो आप रिवीजन के लिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। ओके, बाय।